This is lecture 11. We'll be discussing topic principles of catalysis, enzymes and enzyme kinetics, enzyme regulation, mechanism of enzyme catalysis and isozymes. This is super important topic exam perspective से, right? आपको पता होना चाहिए classification of enzymes, nomenclature, enzyme kinetics, super important topic, Michaelis-Menten equation, Lineweaver-Burke plot, उसके अलावा Dixon plot, right? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेना. रिवीजन सीरीज प्लेलिस्ट है जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स डाले हैं. उसमें से एक एंजाइम काइनेटिक्स है, सिर्फ 5 मिनट की वीडियो है, राइट? उसमें निमोनिक्स एंड ट्रिक्स वगैरह है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, आप जाके देख लेना, आपको आइडिया हो जाएगा. और डिटेल में हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे काइनेटिक पैरामीटर्स, कैटालिटिक एफिशिएंसी, एंजाइम इनहिबिशन, सुपर इंपॉर्टेंट, राइट? कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव और मिक्स्ड इनहिबिशन. इवन द मैकेनिज्म ऑफ कैटालिसिस यू शुड नो. एक्टिव साइट के बारे में पढ़ेंगे. एंजाइम एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स हैं एंजाइम के, जैसे काइमोट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन है, लाइसोजाइम है, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज है, राइट? इन पे क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, वो भी हम डिस्कस करेंगे. एंजाइम रेगुलेशन, एलोस्टेरिक, प्रोटियोलिटिक क्लीवेज, राइट? दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट. पार्ट बी एंड पार्ट सी स्पेसिफिक, राइट? कोएंजाइम्स, कोफैक्टर्स, non-protein enzymes जैसे ribozymes, abazymes, also DBT specific analytical and bioprocess enzymes, restriction endonucleases, they are also important because DBT और CSIR merge हुआ है December 2026 attempt के लिए. Polymerases आपको पता होना चाहिए, alkanine phosphatases, reverse transcriptase, industrial enzymes. We'll discuss these all things. तो हम start करते हैं. Enzymes are biological catalysts. Catalysts basically speed up करते हैं chemical reaction without getting used up or changed in the process. Simplest of simple chemical reaction, reactants react करते हैं और product form करते हैं. अब इस reaction को speed up करने के लिए हम catalysts का use करते हैं. और bio word कहीं पे भी आ जाता है, that means they are made up of living organisms, bio. तो enzymes are biocatalysts. They are made up of proteins. और proteins ना होके RNA से बने हो, that enzyme is known as ribozyme. Most enzymes are proteins, but not all. Most enzyme की special properties होती हैं. They are highly specific. Highly specific. Basically, they increase the rate of reaction by lowering the activation energy. रिएक्शन का रेट इंक्रीज करता है. हाउ? बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी. और ये चेंज नहीं करते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट को, किसी भी केमिकल रिएक्शन को. दे ओनली चेंजेस द रेट एट विच द इक्विलिब्रियम इज टू बी अचीव्ड. रिमेंबर दिस थिंग, राइट? डायरेक्ट स्टेटमेंट थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ जाती है. सिंपलेस्ट ऑफ सिंपल जो बेसिक चीजें होती हैं उसमें कंफ्यूजन आ जाता है और हम क्वेश्चन गलत कर देते हैं. तो आपको सिंपल बेसिक चीजें पता होनी चाहिए. Properties, they are highly specific. Regioselectivity, act करते हैं specific bond पे. High catalytic efficiency होती है. ज्यादातर enzymes globular proteins होते हैं, कुछ membrane bound होते हैं. Ribozyme याद रखना, they are RNA enzymes, not enzyme mechanism. Basically how enzymes operate. हमने पढ़ा है enzyme accelerate करता है rate of chemical reaction several times. Change नहीं करता है. क्या चेंज नहीं करता है? इक्विलिब्रियम स्टेट. इट ओनली चेंजेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. तो जो एंजाइम होता है वो मैसिव कॉम्प्लेक्स होता है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का, जिसके पास एक्टिव साइट होती है जहां पे आके सबस्ट्रेट बाइंड करता है, राइट? फिर एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, फिर ट्रांजिशंस होते हैं, कैटालिसिस मैकेनिज्म होता है और फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और एंजाइम अलग हो जाता है. सिंपल यही मैकेनिज्म है, इसको डिटेल में अब पढ़ते हैं. जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है वो पहला स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. किसी भी एंजाइमेटिक कैटालिसिस में एंजाइम बाइंड्स टू द सबस्ट्रेट, एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है. अब एक्टिव साइट इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है बिकॉज ये ऐसा रीजन है एंजाइम का जहां सबस्ट्रेट बाइंड करता है. अगर बाइंड नहीं किया, इस एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं किया तो कैटालिसिस होता नहीं है.
जो एक्टिव साइट की यूनिक प्रॉपर्टीज है, फिजिकल है, केमिकल प्रॉपर्टीज, वो लिमिट करती है एंजाइम की एक्टिविटी को ताकि वो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट पे बाइंड कर सके। जो सबस्ट्रेट एक्टिव साइट पे बाइंड किया, हाउ? बाय वीक कोवेलेंट इंटरैक्शंस। कोवेलेंट इंटरैक्शंस जैसे हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इलेक्ट्रोस्टैटिक या आयनिक इंटरैक्शंस है, right? And also by reversible covalent bonds, weak non-covalent interactions जैसे hydrophobic interactions, ionic interactions and hydrogen bonding, and also reversible covalent bonds. जैसे ही सबस्ट्रेट एक्टिव साइट पे बाइंड किया विद दीज इंटरैक्शंस, तो एक एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ weak interactions between the enzyme and substrate, interactions between the enzyme and substrate, उसको हम बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट, बाइंडिंग एनर्जी। ये जो सबस्ट्रेट और एंजाइम की बाइंडिंग हुई है ये हाईली स्पेसिफिक होती है, हाईली स्पेसिफिक। बाइंडिंग ऑफ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट एट एक्टिव साइट इज हाईली स्पेसिफिक। और ये जो बाइंडिंग है, बाइंडिंग, द स्पेसिफिसिटी ऑफ दिस बाइंडिंग वो डिपेंड करता है बेसिकली अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स इन एन एक्टिव साइट। एक्टिव साइट पे जो एटम्स की अरेंजमेंट है दैट डिटरमाइंस द स्पेसिफिसिटी ऑफ दिस बाइंडिंग। स्पेसिफिसिटी ऑफ बाइंडिंग किस चीज पे डिपेंड करता है? प्रिसाइजली डिफाइंड अरेंजमेंट्स of atoms in active site. और ये जो स्पेसिफिसिटी होती है एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शन की, मेनली हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, और जो एक्टिव साइट का शेप है इसकी वजह से स्पेसिफिसिटी आती है। शेप एंड द हाइड्रोजन बॉन्डिंग दैट डिटरमाइंस द स्पेसिफिसिटी। कभी कभी शेप और हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिजेक्ट भी कर सकती है मॉलिक्यूल्स जिनके पास सफिशिएंटली कॉम्प्लीमेंट्री शेप नहीं होती है। कॉम्प्लीमेंट्री शेप, सपोज एक्टिव साइट ये एंजाइम है, एक्टिव साइट की शेप ये है, राइट? सबस्ट्रेट आया, बाइंड नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द शेप, राइट? इस बाइंडिंग की बेसिस पे दो इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं, टू इंपॉर्टेंट मॉडल्स बेसिकली जो बाइंडिंग प्रोसेस को डिस्क्राइब करता है बिटवीन द सबस्ट्रेट एंड द एंजाइम। वो मॉडल्स हैं, फर्स्ट मॉडल इज लॉक एंड की मॉडल, सेकंड इज इंड्यूस्ड फिट मॉडल। तो लॉक एंड की बेसिकली रिजिड वे है और इंड्यूस्ड इज अ फ्लेक्सिबल वे। सिंपल ये याद रखना, लॉक एंड की, इसमें जो एंजाइम की एक्टिव साइट होती है वो कंप्लीटली रिजिड होती है। दिस इज द एक्टिव साइट, दिस इज रिजिड एंड हार्ड। ये अपनी शेप कभी चेंज नहीं करते, नेवर चेंजेस देयर शेप। हाउ इट वर्क्स, जैसे मेटल का पैडलॉक है, राइट? पैडलॉक है और की, यू हैव की जो इसमें फिट हो जाए। कॉम्प्लीमेंटेरिटी पे बेस्ड है, कॉम्प्लीमेंटेरिटी की परफेक्टली फिट हो जाती है इस लॉक के अंदर विदाउट चेंजिंग इट्स शेप, विदाउट चेंजिंग इट्स शेप। सिर्फ सबस्ट्रेट का एग्जैक्ट शेप मैच होना चाहिए
तभी जाके बाइंडिंग पॉसिबल है, राइट। इन शॉर्ट याद रखना, नो बेंडिंग, नो एडजस्टिंग। ना इसमें एक्टिव साइट की शेप चेंज होती है, ना एडजस्टमेंट होती है। दूसरा मॉडल है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। दिस इज द फ्लेक्सिबल। व्हाई? इसमें जो एंजाइम की एक्टिव साइट होती है काफी फ्लेक्सिबल होती है, परफेक्ट मैच नहीं होती है। जैसे सबस्ट्रेट बाइंड करने आएगा, इसकी शेप परफेक्ट नहीं होती है, कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होता है इन दैट एक्टिव साइट शेप। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे याद रखना, आप हैंड ग्लव पहनते हो, राइट। इनिशियली वो आपकी हैंड की शेप में नहीं होता है, जैसे ही आप अपनी हैंड फिट करते हो उस ग्लव में तो वो शेप में आ जाता है। इन शॉर्ट याद रखना, जो सबस्ट्रेट, जैसे ही सबस्ट्रेट एक्टिव साइट पे बाइंड करने चलता है तो एक्टिव साइट अपनी कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस उसमें देखने को मिलती है इन टर्म्स ऑफ शेप, राइट। फिर सबस्ट्रेट बाइंड करता है तो इसमें एडजस्टिंग होती है और शेप चेंज होता है ऑफ एक्टिव साइट। लॉक एंड की रिजिड मॉडल है, इंड्यूस्ड फिट फ्लेक्सिबल है। सिंपलेस्ट ऑफ सिंपल याद रखना, शेप चेंज होती है ताकि सबस्ट्रेट फिट हो सके टाइटली, एंड दिस इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एंड द करेक्ट मॉडल, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। Lock and key model given by M.L. Fisher in 1894. Induced fit model given by Koshner. Next we'll discuss about activation energy, or you can say free energy of activation. It is the energy which is required by substrate. Energy required by substrate to achieve transition state. Transition state. Second step कौन सा था? Transition state. First step we have known, that is enzyme substrate complex का बनना. Second step is transition state. This is the graph. Y axis पे free energy, x axis पे reaction procs. Energy of reactants. Reactants here is substrate. And this graph shows the energy of product. Basically, activation energy with enzyme. अगर enzyme है तो activation energy कितनी होगी? कम होगी with respect to this other graph जिसमें activation energy ज्यादा होती है, because वहां enzyme नहीं होता है. Enzyme function करता है to achieve the transition state by lowering the activation energy. Simply you can say activation energy requirement in presence of enzyme is very low. Activation energy कौन symbolize करता है? Delta G. Simply you can say free energy or Gibbs free energy of activation. This is Gibbs free energy given by Gibbs, so Gibbs free energy. Right? In other words, you can say enzyme basically facilitates the formation of transition state. जितनी ज्यादा वैल्यू एक्टिवेशन एनर्जी की होगी उतना ही रेट क्या होगा? स्लो होगा. रिमेंबर दिस थिंग. ग्रेटर द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, greater the value of activation energy, slower the reaction rate. And decreasing the activation barrier, which is analogous to lowering the
ग्राफ। एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है व्हेन देयर इज एन एंजाइम। सिंपलेस्ट फंक्शन याद रखना, एंजाइम क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को लो करता है, तभी जाके ट्रांजिशन स्टेट आता है। और कुछ फैक्टर्स होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स हैं जैसे पीएच, टेम्परेचर, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन, इनहिबिटर्स और एक्टिवेटर्स। नेक्स्ट स्टेप इज प्रोडक्ट फॉर्मेशन। आफ्टर द ट्रांजिशन स्टेट सबस्ट्रेट को ट्रांसफॉर्म किया गया है एंड द न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट रिलीज। Right, products leave the active site, enzyme returns to its original shape and the product is released. The simple chemical equation होती है that is enzyme है, substrate होगा, bind करेंगे, enzyme substrate complex बनेगा, transition state होगी, right? Activation energy lower करेगा कौन, enzyme, main function है enzyme का। Then we have products formed and the enzyme goes back to its own shape. This is how the enzyme operates. Basically mechanism of activation energy आपको पता होना चाहिए। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, जैसे पीएच, टेम्परेचर, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इंपॉर्टेंट, एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन, इनहिबिटर्स एंड एक्टिवेटर्स, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। टेम्परेचर क्या करता है, बेसिकली काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करता है और रिएक्शंस को स्पीड अप करता है, पर एक्सट्रीम टेम्परेचर दे दिया तो वो डिस्ट्रॉय भी कर सकता है एंजाइम के शेप, राइट। पीएच, हर एंजाइम एक ऑप्टिमल पीएच रेंज पे वर्क करता है। अगर हमने डिविएट कर दिया दैट कैन डिसरप्ट दी बॉन्ड्स, जो इंटरेक्शंस होते हैं विच होल्ड द एंजाइम टुगेदर, वो डिसरप्ट हो सकते हैं। एंजाइम वर्क्स एट ऑप्टिमम पीएच, राइट, स्पेसिफिक होता है हर एक एंजाइम के लिए, तो हम पीएच को इंक्रीज करेंगे तो वो डिसरप्ट कर सकते हैं उनके आयनिक बॉन्ड्स को। टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे एंजाइम की शेप डिस्ट्रॉय हो सकती है, सिंपली डीनेचर्स द एंजाइम शेप। देन वी हैव सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, रेट इंक्रीजेस विद सबस्ट्रेट concentration till the saturation. एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन ये भी डायरेक्टली अफेक्ट करता है स्पीड ऑफ रिएक्शन पे, whereas inhibitors वो इंटरफेयर करते हैं विद द एक्टिव साइट टू स्लो डाउन, एक्टिव साइट टू स्लो डाउन them, right? In a way decreases the activity or activators will activate or increase the activity. Next we'll discuss the enzyme components. Proteinaceous enzymes, they can divided be into two classes, simple and conjugate enzymes. Classified into two classes, simple enzymes and conjugated enzymes. सिंपल एंजाइम्स entirely अमीनो एसिड्स का बना होगा, कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स एज वेल एज नॉन प्रोटीन कंपोनेंट्स, दोनों कंपोनेंट्स होंगे इसमें। जो नॉन प्रोटीन कंपोनेंट है उसको हम कोफैक्टर बोलते हैं, विच इज रिक्वायर्ड फॉर दी कैटालिटिक एक्टिविटी। जो एंजाइम की एक्टिव साइट होती है, सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट इसको बोलते हैं, इवन द कैटालिटिक साइट और द कोफैक्टर बाइंडिंग साइट।
If we remove the cofactor from a conjugated enzyme, that leaves only the protein part, protein component. उसको हम एपोएंजाइम बोलते हैं, एपोएंजाइम, which is biological inactive. Biologically inactive कौन सा पार्ट है? एपोएंजाइम, that is protein component of conjugated enzyme. And the complete protein portion and the non-protein portion, that is holoenzyme. Protein part is the apoenzyme, non-protein part is the cofactor, and the complete active enzyme part is known as holoenzyme. कुछ कोफैक्टर्स होते हैं जो सिंपल मेटलाइंस होते हैं और कुछ कोफैक्टर्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. कोफैक्टर्स बेसिकली कोफैक्टर्स का काम क्या होता है? वो असिस्ट करते हैं एंजाइम को इन कैटालिसिस. कोफैक्टर्स दे असिस्ट एंजाइम्स इन कैटालिसिस. Divided into inorganic and organic cofactors. Inorganic में will have metallines. Organic, they are known as coenzymes. And coenzymes, organic cofactors, on the basis of bonding, they can be classified into weak binding or strong binding. अगर strong binding होगी, we can say that prosthetic group is attached. तो ये weak binding होती है, that means non-covalent interactions. Non-covalent interactions between them. Strong binding, that means strong interactions, strong covalent interactions. This is the apoenzyme, the protein part. Then we have a cofactor, binding site, that is the active site. And we have a substrate binding site. And collectively this is known as holoenzyme. This is apoenzyme part, apoenzyme. This is cofactor. And this is substrate binding site where substrate binds. This is holoenzyme collectively. And this is apoenzyme, cofactor, and the substrate binding site. Simply apoenzyme, protein part without cofactor. Cofactors classified. अब important क्या है? Inorganic cofactors list important है. Inorganic cofactors मिनरल्स हो या मेटलाइंस हो, जैसे मैग्नीशियम. कौन से एंजाइम के लिए? काइनेज, न्यूक्लियेज, इवन डीएनए, आरएनए पॉलीमरेजेस. देन जिंक,
for alcohol dehydrogenase, carboxypeptidase, carbonic anhydrase. आपको ये पता होने चाहिए. स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आ सकते हैं. मैच द कॉलम आ सकता है. आयरन फॉर कैटलेज, साइटोक्रोम, हाइड्रोजिनेज, nitrogenase. Then we have nickel for urease, copper, lysyl oxidase, tyrosinase, ascorbic acid oxidase. Then we have molybdenum, nitrate reductase, nitrogenase. Then selenium, glutathione, peroxidase. Potassium, super important, for pyruvate kinase, propionyl, coenzyme A carboxylase. Manganese, superoxide डायमिस्टेज, जिसको हम एसओडी बोलते हैं. आर्जिनेज, वाटर स्प्लिटिंग एंजाइम ऑफ photosystem 2. It also requires manganese as cofactor. Then you have to know about coenzymes. They are the carriers of specific chemical groups. Example like vitamin B1 for thymine pyrophosphate. Thymine pyrophosphate. Vitamin B2, riboflavin, FAD and FMN, which helps in electron transfer, oxidation reduction reaction, right? Oxidation reduction reaction. Vitamin B3, niacin, NADN, NADP. डिटेल्ड में हमने लेक्चर में बात किया था विटामिन्स, राइट? वो लेक्चर भी देख लेना, इंपॉर्टेंट है, चैनल पे ही अपलोडेड है. विटामिन B5, पेंटोथोनिक एसिड, कोएंजाइम A, एसाइल और एसिटाइल ट्रांसफर रिएक्शन में हेल्प करता है. विटामिन B6, पायरिडॉक्सिल, पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट.
PLP। अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म हम इसको देखेंगे। फंक्शन क्या होता है? अमीनो ग्रुप ट्रांसफर। Then we have vitamin B7, that is biotin. In carboxylation reaction. Vitamin B12. Five prime deoxy dinosylcobalamin. Deoxy adenosylcobalamin। एंजाइम कौन सा? मिथाइल मेलोनिल कोएंजाइम म्यूटेज। फंक्शन मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर। स्टेटमेंट वाइज है, मैच द कॉलम में इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। रिमेंबर दिस थिंग, इंपॉर्टेंट स्लाइड है। विटामिन B9, फॉलिक एसिड, टेट्राहाइड्रोफोलेट, टेट्राहाइड्रोफोलेट, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था इसी लेक्चर में। देन वी हैव विटामिन C, एस्कॉर्बिक एसिड, which reaction? Oxidation reaction। कोफैक्टर्स हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। इनऑर्गेनिक, मेटल आयंस, कोएंजाइम्स, विटामिन्स। इंपॉर्टेंट स्लाइड है, सुपर इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देन विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। Now we'll discuss about classification of enzymes, or you can say naming of enzymes according to IUBMB classification, International Union of Biochemistry and Molecular Bio classification, International Union of Biochemistry, Molecular Bio classification. We know many enzymes can have common names. And remember, enzymes are named as by adding suffix "ase". किसी वर्ड के पीछे आपको "ase" लिखा हो, that समझ जाना, that is enzyme, right? So Enzyme Commission, EC, they have developed a rule for naming enzymes. So according to this rule, every enzyme is classified and named according to the type of chemical reaction which they catalyze on the basis of type of chemical reaction that enzyme catalyze. Enzyme catalyzes. So there are 6 classes. Class 1 oxidoreductase, class 2 transferase, class 3 hydrolase, class 4 lyase, class 5 isomerase, class 6 ligase, or you can say synthetase.
and within each class there are subclasses, and under each subclass there are subclasses within which individual enzymes are listed. So this is the table. These are the class, and the class name is on the basis of reaction which they catalyze, and then we have subclass within that, and then subclass, right? But important is class and sometimes subclasses. Examples are also given. And also what is important, you should know how the EC number works. अगर आप ये टेबल देख रहे होगे, इस एग्जाम्पल सपोज लैक्टेट, हाइड्रोजिनेज, डीहाइड्रोजिनेज, इसके आगे ये जो नंबर है दिस इज EC नंबर, EC नंबर. This was the number for lactate dehydrogenase. So first number means that is belongs to first class, that is oxidoreductase. Class 1. Second number subclass, denotes subclass within that class. Third number is basically subclass. And the fourth number, serial number of that enzyme. हम बेसिक से पढ़ रहे हैं तो इसलिए ये हमें पता होना चाहिए, बट इंपॉर्टेंट क्या है, 6 classes and why the name of that classes, even the type of reaction sometimes, and also the examples. आपको याद रखना है oxidoreductase, transferase, hydrolase, then we have lyase, isomerase and ligase. 6 classes है. बार बार रीड करोगे याद रहेगा. 2 classes है, first one is lyase and last is ligase. ligase का काम होता है बाइंड करके रखना, इस निमोनिक से याद रख लेना, ओथली पहले है और इसको बाइंड करने का काम किसने किया था, लाइगेज ने. बार बार रीड करोगे आपको वैसे भी याद हो जाएगा. अब मेन क्या है, ऑक्सीडोरेडक्टेज फंक्शन क्या है, दे कैटलाइज द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, इसलिए ऑक्सीडोरेडक्टेज नाम पड़ा है. ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, their main function. Second class, they catalyze the transfer of functional groups between the molecules. That means group transfer. First is electron transfer, then group transfer. Then we have third is hydrolase, which catalyze hydrolysis reactions. Hydrolysis. Bond cleavage by water. Basically, breaking the bond by utilizing water. Hydro means water. Next we have is lyase, which catalyze non-hydrolytic addition or removal of groups forming the double bonds or ring formation or cleavage. Basically addition और removal का काम lyase का होता है. Then we have isomerase. They catalyze the intramolecular rearrangement. जितनी भी isomerization reactions होती हैं done by isomerases class. Then we have ligase, which catalyze the bond formation coupled to ATP hydrolysis. Simplest याद रखना, forming the bonds with the investment of ATP or GTP. कौन सी क्लास है, ligase. एग्जाम्पल्स भी इंपॉर्टेंट है, सब क्लासेस इंपॉर्टेंट है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं. फंक्शंस, these are also the functions, or you can say why the name of that class comes. Then we'll discuss about enzyme kinetics.
उससे पहले दिस इज एंजाइम, सबस्ट्रेट बाइंड करेगा एंड दे विल फॉर्म अ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. This is the sign of equilibrium, right? Equilibrium constant 1, and suppose this is K minus 1. Next step होगा forming of product and releasing of enzyme. Suppose this is the product and this is the enzyme. Equilibrium constant K2. Or simply you can say rate constant. We can write this K1 is rate constant for formation of enzyme substrate complex. K2 rate constant for formation of product from enzyme substrate complex, and K minus 1 this is the rate constant for dissociation of enzyme substrate complex into enzyme and substrate, right? Enzyme substrate complex से डिसोशिएट होके एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, उसके लिए जो रेट कांस्टेंट है उसको डेजिग्नेट किया है K-1 से. तो हमारे पास माइकलिस मेंटेन इक्वेशन आती है जो बेसिकली हमें क्या बताती है, इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑन रेट ऑफ रिएक्शन. सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होगा ऑन दैट रेट ऑफ रिएक्शन. दिस इज गिवन बाय माइकलिस-मेंटेन, so that equation is known as Michaelis-Menten equation. Initial velocity v, or you can say v naught, v max, it is the maximum velocity. Km, you can say Michaelis constant, and S is substrate concentration. So according to Michaelis-Menten, when the rate of an enzyme is measured at different substrate concentration, then that rate depends on substrate concentration. जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी. एक ऐसा पॉइंट आएगा इन दैट रिएक्शन मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन हो चुकी होगी, एंड दैट पॉइंट इज नोन एज सैचुरेशन पॉइंट, और यू कैन से सैचुरेशन इफेक्ट. Simply, with the increase in the substrate concentration, the velocity also increases. So there comes a point, saturation effect, where further velocity doesn't increase, and that velocity is known as maximum velocity. Michaelis constant Km, जिस substrate की concentration पे उसकी reaction velocity maximum velocity के half पे होगी, that is known as Michaelis constant. The concentration of substrate at which the reaction velocity reaches the half of maximum velocity, that is known as Michaelis constant. Or you can simply say Michaelis constant is the ratio of K-1 plus K2 by K1, whereas K-1 is the rate constant for dissociation, K2 is the rate constant for formation of product from
enzyme substrate, and K1 is the rate constant for formation of enzyme substrate complex. But remember this equation. Also, when substrate concentration is much less than Michaelis constant, then the velocity is directly proportional to substrate concentration. And when substrate concentration is much more than Michaelis constant, then the reaction velocity is equal to maximum velocity. When the substrate concentration is equal to Michaelis constant, then the reaction velocity will be half of maximum velocity. So according to this equation, according to Michaelis-Menten approach, reaction velocity versus substrate concentration का जो ग्राफ होगा that will be hyperbolic. Before that you should know assumptions. जो भी हम इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं माइकलिस-मेंटन मॉडल से, वो रिफाइन करी गई थी ब्रिक्स एंड हॉल्डेन. assumptions, क्वेश्चन आ जाता है इन पे भी. The interpretation of Michaelis-Menten, interpretation of Michaelis-Menten model refined by किसने देखा था? ब्रिक्स एंड हॉल्डेन. और इनकी assumptions क्या थी? They are known as steady state assumptions.